हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत दुबे और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ इंडियन पॉलिटी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है संघ सरकार यानी कि यूनियन गवर्नमेंट। आज की इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे भारत की जो संघ सरकार होती है उसके बारे में। हम अध्ययन करेंगे उस संघ सरकार के जो अंग हैं उन अंगों के बारे में, उनके ऑर्गन्स हैं उनके बारे में और उनके क्या कार्य हैं, उनसे संबंधित जो भी अनुच्छेद हैं उनके बारे में हम धीरे धीरे अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले तो यही देख लेते हैं कि जो हमारे देश की संघ सरकार होती है उसके क्या क्या अंग होते हैं। यहाँ पर अंग जो भी हैं, जो ऑर्गन्स हैं, जो पार्ट हैं, उनके नाम लिखे हुए हैं। तो पहला जो अंग होता है वो राष्ट्रपति होता है। दूसरा जो अंग होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। तीसरा जो अंग होता है वो प्रधानमंत्री होता है और चौथा जो होता है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी कि मंत्रिपरिषद होता है। कौन कौन अंग होते हैं? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और जो पांचवा अंग होता है और जो इंपॉर्टेंट अंग होता है, बार बार जिस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, वो होता है महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल। ठीक है, तो ये जो पांच हैं यही केवल संघ सरकार के अंग हैं। इसके अलावा कोई भी संघ सरकार का अंग नहीं है। यही पांच हैं: राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी। तो यहाँ पर जो राष्ट्रपति है ये संघ सरकार का पहला अंग है। तो चलिए इसी राष्ट्रपति के बारे में अध्ययन करने से हम अपनी शुरुआत करते हैं। शुरुआत करेंगे हम राष्ट्रपति से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं उनसे हम शुरुआत करते हैं। तो राष्ट्रपति से संबंधित जो पहला इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो है आर्टिकल नंबर 52। क्या कहता है ये आर्टिकल? ये बताता है कि देश का एक राष्ट्रपति होगा, यानी कि इस आर्टिकल में लिखा हुआ है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और राष्ट्रपति क्या करेगा, उसकी भूमिका क्या होगी, वो लिखा हुआ है आर्टिकल नंबर 53 में, अनुच्छेद 53 में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, यानी कि कार्यपालिका के जितने भी काम हैं वो हमारे देश में वो राष्ट्रपति के नाम से किए हुए माने जाएंगे। ठीक है, और देश में जो भी सेनाएं हैं, जो आर्मी है, नेवी है और एयरफोर्स है, इन सेनाएं, इन तीन के अलावा और नहीं, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, इनका जो सुप्रीम कमांडर है, जो सर्वोच्च कमांडर है, वो कौन होगा? देश का राष्ट्रपति होगा। अगला जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो है आर्टिकल नंबर 54। आर्टिकल नंबर 54 क्या कहता है? यह आर्टिकल राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बात करता है। ठीक है, अगला जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो बात करता है, आर्टिकल नंबर 55 बात करता है राष्ट्रपति के निर्वाचन का जो तरीका होगा, जो कैसे उसका चुनाव होगा, कैसे वोटिंग होगी, उसकी बात करता है। और इससे पहले जो है आर्टिकल नंबर 54 वो बात करता है राष्ट्रपति के चुनाव में जो वोट करेंगे, उसको जो चुनने के लिए जो एक निर्वाचक मंडल होगा, जो एक इलेक्टोरल कॉलेज होगा, उसके बारे में बात करता है। निर्वाचक मंडल को अंग्रेजी में इलेक्टोरल कॉलेज बोलते हैं। ठीक है, आगे का आर्टिकल देखते हैं कौन सा आर्टिकल है। अगला जो आर्टिकल है वो आर्टिकल नंबर है 56(1). ये बात करता है राष्ट्रपति के टेन्योर के बारे में, यानी कि कितना कार्यकाल होगा। एक बार जब राष्ट्रपति चुन लिया जाएगा और अपने पद को ग्रहण कर लेगा तो उस पद को ग्रहण करने की तारीख से राष्ट्रपति लगातार कितने वर्षों तक कार्य कर सकता है और दोबारा चुनाव कब होंगे, इसके बारे में जो लिखा हुआ है वो आर्टिकल नंबर 56(1) में लिखा हुआ है। यानी कि 56(1) क्या कहता है? 56(1) राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में बात करता है। आर्टिकल नंबर 57 किसके बारे में बात करता है? एक बार जब कोई राष्ट्रपति चुन लिया गया है तो वो दोबारा कितनी बार चुना जा सकता है, या दोबारा चुना भी जा सकता है या नहीं चुना जा सकता है, इसके बारे में ये आर्टिकल बात करता है। आर्टिकल 57 बात करता है राष्ट्रपति की पुनर्नियुक्ति यानी कि दोबारा नियुक्ति के संबंध में बात करता है। अगला जो आर्टिकल है 58 नंबर है, वो राष्ट्रपति के निर्वाचन होने के लिए योग्यता की बात करता है कि एक व्यक्ति के अंदर क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, उसके अंदर क्या क्या काबिलियत होनी चाहिए, किन किन शर्तों को उसे पूरा करना चाहिए जिससे कि वो राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया जा सके या चुना जा सके। तो ये जो है आर्टिकल नंबर 58 में दिया हुआ है। आर्टिकल नंबर 59 के बारे में देख लेते हैं। ये राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें दी हुई हैं कि यदि कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति के पद के लिए नियुक्त कर लिया गया है तो उसे उस पद पर रहते हुए किन किन शर्तों का पालन करना होगा, क्या क्या भूमिका उसे निभानी होगी। ठीक है, तो जो आर्टिकल नंबर 58 बात करता है
वो निर्वाचन होने के लिए योग्यता की बात करता है। तो आर्टिकल नंबर जो 59 है, जो 59 है, वो बात करता है कि निर्वाचन होने के बाद जब राष्ट्रपति अपना पदभार ग्रहण कर लेगा तो उसके लिए जो शर्तें होंगी उनकी बात करता है। आर्टिकल नंबर जो 60 है वो शपथ की बात करता है। आर्टिकल नंबर 60 शपथ की बात करता है। ओथ जो राष्ट्रपति के द्वारा ली जाएगी उसके बारे में बात करता है। ठीक है, अगला देखते हैं जो आर्टिकल नंबर 71 है, वो बात करता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन हुआ मान लीजिए, और उस निर्वाचन में अगर कोई धांधली हो गई, कोई विवाद उस निर्वाचन से संबंधित उत्पन्न हो गया, तो उस विवाद का समाधान कैसे किया जाएगा, उस विवाद की समाधान करने में कौन सी प्रक्रिया का पालन किया जाएगा, ठीक है, उसका जो वर्णन किया गया है वो आर्टिकल नंबर 71 में किया गया है, आर्टिकल नंबर 71 में किया गया है। तो आर्टिकल नंबर 71 क्या बात करता है, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित अगर कोई विवाद है तो वो कहां डील किया जाएगा, आर्टिकल नंबर 71 के हिसाब से डील किया जाएगा। अगला आर्टिकल जो है वो थोड़ा बाद का आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 371 है। अब देश में किसी को इतने बड़े संवैधानिक पद पर बैठाया गया है तो उसको कुछ संरक्षण देना आवश्यक है, जिससे कि वो अपने कार्यों को भली प्रकार से कर सके, बिना किसी दबाव के कर सके। तो इसी तरीके से राष्ट्रपति को जो जो संरक्षण दिए गए हैं, जो जो उन्मुक्तियां प्रदान की गई हैं, उनके बारे में हम आर्टिकल नंबर 371 में पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो आर्टिकल नंबर 52 और जो 53 है उनमें कोई विशेष डिटेल नहीं दी गई है। 52 केवल इतना कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 केवल इतना कहता है कि संघ की जो कार्यपालिका की शक्ति है, वो समस्त कार्यपालिका की शक्ति, सारी कार्यपालिका जो एग्जीक्यूटिव जितनी भी पावर है वो राष्ट्रपति में निहित होगी। यानी कि जो भी एग्जीक्यूटिव पावर है वो वेस्टेड होगी किसमें, प्रेसिडेंट में वेस्टेड होगी। ठीक है, तो चलिए हम जो एक डिटेल स्टडी शुरुआत करते हैं वो आर्टिकल नंबर 54 से शुरुआत करते हैं। और जो आर्टिकल नंबर 54 है वो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि किस बारे में बात करता है। ये बात करता है कि राष्ट्रपति का जब चुनाव होगा तो उस चुनाव में कौन कौन वोट डालेगा उसके बारे में बात करता है। ठीक है, यानी कि राष्ट्रपति को चुनने के लिए जो एक निर्वाचक मंडल होगा, जो एक इलेक्टोरल कॉलेज होगा, उसके बारे में ये बात करता है। ठीक है, और जैसा कि हम जानते हैं कि हम सभी लोग जब वोट देते हैं तो या तो हम वोट देते हैं अपने स्थानीय निकायों में वोट देते हैं, प्रधान को चुनने के लिए, सभासद को चुनने के लिए, चेयरमैन या मेयर को चुनने के लिए वोट देते हैं, या फिर हम विधायक को चुनने के लिए वोट देते हैं, है ना, एमएलए को चुनने के लिए देते हैं, या एमपी या सांसद को चुनने के लिए वोट देते हैं। लेकिन आम जो जनता होती है वो राष्ट्रपति को चुनने के लिए वोट नहीं देती है। तो जब राष्ट्रपति को चुनने के लिए वोट नहीं देती है तो राष्ट्रपति का चुनाव कैसे हो जाता है और कब हो जाता है। तो राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो एक दूसरे तरीके से किया जाता है। जिन लोगों का चुनाव हम करते हैं, जिन लोगों का चुनाव भारत की जनता करती है, जो चुने हुए वो जो लोग हैं वही लोग वोट दे करके राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। और ऐसा मान लिया जाता है अप्रत्यक्ष रूप से देश की जनता ने वोट कर दिया है और देश की जनता ने राष्ट्रपति का चुनाव कर लिया है। आगे जब हम बढ़ेंगे, राष्ट्रपति के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे, तो हम आपको बताएंगे कि क्यों राष्ट्रपति को प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा नहीं चुना जाता है। जैसे कि एमपी एमएलए को चुना जाता है, वैसे राष्ट्रपति को क्यों नहीं चुना जाता है, विस्तार से इसके बारे में चर्चा करते हैं। लेकिन अभी इसको देख लेते हैं कि कौन वोट करते हैं। तो पहले जो वोट करते हैं वो वोट करते हैं जो देश में संसद है। अब संसद में दो सदन है, जो हमारे देश की संसद है, संसद में दो सदन है, आप सबको पता होगा। एक होती है लोकसभा और दूसरी होती है राज्यसभा। अब ये जो लोकसभा और राज्यसभा है, इसमें जो है सदस्य जो है वो चुने जाते हैं कुछ, और कुछ सदस्य जो होते हैं वो मनोनीत किए जाते हैं, यानी नॉमिनेटेड किए जाते हैं। तो इन दोनों जो सदनों में जनता के द्वारा जो चुने हुए सदस्य हैं, ठीक है, वो जो सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेंगे। यानी कि जो दो सदस्य लोकसभा में एंग्लो इंडियन के अभी तक चुने मनोनीत किए जाते रहे, अब नहीं किए जाते हैं, उसको खत्म कर दिया गया है, तो वो भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते थे। ठीक है, लेकिन राज्यसभा में की तरफ देखते अगर हम, तो वहां क्या होता है कि 12 सदस्यों को, राज्यसभा के 12 सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। तो ये जो 12 सदस्य होंगे ये भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेंगे, सिर्फ वही भाग लेंगे जो कि चुने गए राज्यसभा के सदस्य हैं।
तो संसद के दोनों सदन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के जो चुने हुए सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय वोट देंगे। ठीक है, इसके अलावा देखिए, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है कि जितने भी स्टेट्स हैं हमारे देश में, ठीक है, उनमें विधानसभाएं होती हैं और विधान परिषद होती हैं। तो विधान परिषद जो होती है उसके सदस्य इस चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। कौन भाग लेता है? जो विधानसभा के सदस्य हैं, और वो भी सदस्य, सिर्फ वही सदस्य जो जनता के द्वारा सीधे चुने गए हैं। वो सदस्य जो अप्रत्यक्ष रूप से अगर मनोनीत या नामित किए गए हैं वो भाग नहीं लेंगे। तो देखिए, अगर किसी राज्य की विधानसभा है यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली है, उसी के जो सदस्य होते हैं वो भाग लेते हैं। ठीक है, आगे देखिए, नंबर 3 पॉइंट क्या कहता है? नंबर 3 पॉइंट कहता है कि हमारे देश में 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, दिल्ली और पुडुचेरी। ठीक है, तो दिल्ली और पुडुचेरी जो है, इसमें क्या है, सिर्फ यही 2 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनमें विधानसभा है। तो अब विधानसभा है तो इनके जो चुने हुए सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग देंगे या नहीं देंगे? ऐसा जो पसोपेश की स्थिति बनी रहती थी। तो अंततः क्या हुआ कि 70वां संविधान संशोधन किया जाता है सन 1992 में। यानी कि सन 1992 से पहले अगर इन राज्यों में विधानसभा थी तो इन विधानसभा के चुने हुए जो सदस्य थे वो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मतदान नहीं करते थे। लेकिन 1992 के बाद 70वें संविधान संशोधन हो गया। उसके बाद में जो दिल्ली और पुडुचेरी के जो विधानसभा के जो सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग करते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन वोट करता है। दोनों संसद के जो दोनों सदन हैं उनके निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य वोट करते हैं। नंबर 3, दिल्ली और पुडुचेरी के जो निर्वाचित सदस्य हैं विधानसभा में वो वोट करते हैं। ठीक है, तो अब ये भी देख लेते हैं कि ये वोट करते हैं तो कौन वोट नहीं करते हैं। कई बार इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन कौन वोट करते हैं, और जो वोट नहीं करते हैं उनका एक ऑप्शन दे दिया जाता है। तो चलिए, पहला वाला जो पॉइंट है उसको देखिए। क्या पॉइंट है? संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य। आपको पहले बता चुका हूं कि संसद में लोकसभा में पहले 2 एंग्लो इंडियन चुने जाते थे और राज्यसभा में आज भी 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो सदस्य हैं, मनोनीत सदस्य हैं राज्यसभा और लोकसभा के, ये राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा राज्य की जो विधानसभा है, राज्य की विधानसभा है, इसमें अगर कोई मनोनीत सदस्य है तो वो भी भाग नहीं लेगा। ठीक है, इसके अलावा देश में कुछ राज्यों में विधान परिषद है। आगे चर्चा करेंगे, बताएंगे आपको किन किन राज्यों में विधान परिषद है। पूरा विधान परिषद का विस्तार पूर्वक वर्णन करेंगे। ठीक है, तो जो विधान परिषद के सदस्य हैं वो भाग नहीं लेते हैं। तो आप देखिए कि संसद में देखिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों भाग ले रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो विधानमंडल होता है, ठीक है, वहां पर सिर्फ विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं, विधान परिषद के सदस्य राज्यों में भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, और चौथा क्या है, दिल्ली और पुडुचेरी की अगर विधानसभा जो है, इसमें अगर कोई मनोनीत सदस्य है तो वो भी भाग नहीं लेगा। कहने का मतलब ये कि मनोनीत सदस्य कहीं का भी हो, भाग नहीं लेगा। राज्यों की विधान परिषद के जो सदस्य हैं वो भाग नहीं लेंगे। और पांचवा देख लीजिए, अगर किसी राज्य में विधानसभा जो है वो विघटित हो गई, यानी कि मान लीजिए उसका टेन्योर खत्म हो गया, या त्रिशंकु की सरकार थी, या मतलब विघटित हो गई है, और वहां पर मान लीजिए राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, या फिर अभी दोबारा चुनाव नहीं हो पाए हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि विघटित की हुई जो विधानसभा के सदस्य हैं, जो एमएलए होंगे, वो राष्ट्रपति के चुनाव में वोट नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये हमने अध्ययन कर लिया आर्टिकल नंबर 54 के बारे में कि कौन वोट करेगा और कौन वोट राष्ट्रपति के चुनाव में नहीं करेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे आर्टिकल नंबर 55 के बारे में। तो आर्टिकल नंबर 55 जो बात करता है वो ये बात करता है कि देश में अगर राष्ट्रपति चुना जाएगा तो किस पद्धति को हम अपनाएं जिससे राष्ट्रपति को हम चुने। जैसे कि हम एमपी और एमएलए को जब चुनने के लिए जाते हैं तो हम वोट डाल देते हैं, जिसको हमें चुनना होता है उसके नाम के आगे हम स्टाम्प लगा देते हैं, या अगर ईवीएम का प्रयोग हो रहा है तो उसके नाम के आगे वाली हम बटन दबा देते हैं और हम अपने कैंडिडेट को चुन लेते हैं और चले आते हैं। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा नहीं होता है। राष्ट्रपति के चुनाव में जो ये चुनने वाला जो निर्वाचक गण है, इनका अगर कोई सदस्य वोट देता है तो उसे एक बैलेट पेपर दिया जाता है। उस बैलेट पेपर में राष्ट्रपति का नाम लिखा हुआ होता है जो चुने जाने वाले
सदस्य हैं, जो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं, उनका नाम लिखा हुआ होता है और उन नामों के आगे उसे वरीयता क्रम लिख रहा होता है कि पहले नंबर पे मैं इसे चुनना चाहता हूं, दूसरे नंबर पर मैं इस कैंडिडेट को चुनना चाहता हूं, तीसरे नंबर पर मैं इस कैंडिडेट को चुनना चाहता हूं। ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है कि ये जो पद्धति है वो कहलाती है आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा हम राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। चलिए, आर्टिकल जो 55 है वो आगे क्या कहता है कि जो सांसद हैं और जो विधायक हैं जो वोट देंगे, उन वो एक जो अगर वोट देंगे तो उस वोट का मूल्य कैसा होगा। तो अब जब मूल्य देंगे तो स्थिति बनती है कि सांसद जो वोट देगा उसमें कितने जनता का मूल्य निहित होगा। ठीक है। और जो विधायक देंगे तो कितनी जनता का मूल्य उसमें समाहित होगा। तो ये देश में एक रूपता बनी रहे। ठीक है। तो इसके लिए क्या किया गया है कि पहले एक विधायक के वोट जो होता है उसका मूल्य निकाला गया है। वो वोट कैसे निकालते हैं, मान लीजिए कोई एक राज्य है जिसकी जनसंख्या 100 है, मान लीजिए 100 लोग रहते हैं और विधायक चुने जाते हैं 10। तो राज्य की जनसंख्या में चुने गए विधायकों की संख्या से भाग देंगे, यानी कि 100/10। ठीक है। तो मान लीजिए 100 जनसंख्या है और 10 लोग विधायक चुने जाते हैं उसमें। ठीक है। तो मत का जो मूल्य होगा वो 100/10 यानी कि 10 आ जाएगा। ठीक है। ऐसे किसी राज्य का मान लीजिए 10 निकल रहा है, किसी का 50 निकल रहा है, किसी का 15, या जो भी बड़ी बड़ी संख्या में निकलता है। ठीक है। ऐसे ही सांसद के मत का मूल्य निकाला जाता है। ठीक है। तो सांसद के मत का मूल्य कैसे निकालते हैं कि देश में जितने भी विधायक हैं उन सबके वोट का मूल्य निकाल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं एक विधायक है उसका मूल्य है 10, कहीं 2 विधायक हैं तो उसके मत का मूल्य है 15-15, तो जोड़ लिया। ठीक है। तो 30 हो जाएगा टोटल। इस तरीके से पूरे देश के जितने विधायक हैं उनके मतों का मूल्य जो है वो हम जोड़ लेते हैं और उसमें भाग दे देते हैं देश में जितने सांसद वोट देने वाले हैं। ठीक है। भाग दे देते हैं तो एक सांसद के मत का मूल्य निकल आता है। यहाँ पर थोड़ी सी जो टेक्निकल सी इक्वेशन है कभी बताएंगे, इसको विस्तार पूर्वक वर्णन करेंगे। ठीक है। तो इस तरीके से एक पूरे देश में एक रूपता बनी रहती है और संघ सरकार और राज्य सरकार जो है, एक तरफ संघ सरकार और जितने भी राज्य हैं उनके बीच में एक रूपता बनी रहती है। ठीक है। और आपको पहले बता चुका हूं कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होगा। ठीक है। और गुप्त मतदान होता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर। यानी कि मान लीजिए 5 कैंडिडेट खड़े हुए हैं, वरीयता क्रम भर दिया 1 2 3 4 5। अब इसमें होता क्या है कि जो जीतने वाला कैंडिडेट है उसको 50% प्लस 1 वोट चाहिए होता है। मान लीजिए कि 100 वोट डालने वाले हैं तो चाहिए कितने, 51 वोट चाहिए जीतने के लिए। अब 5 कैंडिडेट खड़े हैं, मान लीजिए पहली बार में किसी को 50+1 वोट यानी कि 51 वोट नहीं मिल पाता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो सबसे निचले पायदान पे रह जाएगा उसके वोट हटा दिए जाएंगे। उसके बैलेट पेपर में जो वरीयता क्रम होगा वो वरीयता क्रम बचे हुए जो कैंडिडेट होंगे, जो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होंगे, उनको दे दिया जाएगा। इसके हिसाब से जब तक जिस कैंडिडेट को 50%+1 वोट नहीं मिल जाता है वो उम्मीदवार जीता हुआ घोषित नहीं किया जाएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल 56 के बारे में पढ़ते हैं। आर्टिकल 56 क्या है, सिंपली राष्ट्रपति के जो टेन्योर होगा, जो कार्यकाल होगा, उसके बारे में बात करता है। हमारे देश में क्या है कि राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है। ठीक है। 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, लेकिन सभी देशों में ऐसा नहीं होता है। जैसे कि अमेरिका में जो राष्ट्रपति होता है वो 4 वर्षों के लिए चुना जाता है। तो हमारे देश में कितना चुना जाता है, 5 वर्ष के लिए, और अमेरिका में कितना चुना जाता है, 4 वर्षों के लिए। आगे बढ़ते हैं, 57 की तरफ देखते हैं। आर्टिकल नंबर 57 पहले बता चुका हूं कि राष्ट्रपति के री इलेक्शन की बात करता है कि अगर एक कोई कैंडिडेट जो है वो जीत गया है, राष्ट्रपति बन गया है, अगर दोबारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो क्या वो दोबारा खड़ा हो सकता है, बिल्कुल खड़ा हो सकता है। और हमारे देश में कितनी भी बार खड़ा हो सकता है, इस पर कोई भी लिमिटेशन नहीं लगाई गई है। यानी कि कोई भी व्यक्ति यदि राष्ट्रपति चुना गया है तो वो हमेशा पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र रहता है। लेकिन अमेरिका से अगर हम कंपैरिजन करें तो अमेरिका में क्या होता है कि एक बार यदि कोई व्यक्ति चुन लिया गया है तो वो सिर्फ एक बार और राष्ट्रपति चुना जा सकता है। यानी कि भारत में जो है पुनर्नियुक्ति की कोई सीमा नहीं है, कितनी भी बार कर लो। लेकिन अगर आप यूएसए में देखते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में देखते हैं, जो प्रेसिडेंट होता है, ठीक है, जो राष्ट्रपति होता है वहां का, वो केवल और केवल
2 बार के टेन्योर, 2 बार के कार्यकाल के लिए चुना जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल 58 के बारे में पढ़ते हैं। आर्टिकल 58 क्या करता है? राष्ट्रपति की अर्हता के बारे में बात करता है, योग्यता के बारे में बात करता है। तो यदि कोई कैंडिडेट जो है वो यदि चुनाव लड़ना चाहता है तो उसमें क्या योग्यताएं होनी चाहिए? तो उसमें जो पहली योग्यता है उसके बारे में देखिए आप, वो क्या हो कि भारत का नागरिक हो। ठीक है, अब नागरिक हो, ठीक है, और जन्म से या अर्जित की हुई नागरिकता, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है, सिर्फ कितना लिखा है? भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा क्या हो कि वो 35 वर्ष की आयु जो है वो पूरा कर चुका है। दूसरा पॉइंट क्या है? 35 वर्ष की आयु जो है वो उसने पूरी कर दी हो। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या कहता है? तीसरा पॉइंट कहता है कि वह संसद के किसी भी सदन यानी कि लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए एलिजिबल होना चाहिए, बनने के योग्य होना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा कोई सदस्य है जो लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य नहीं बनने के योग्य है तो वो राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकता है। ठीक है, चौथा पॉइंट है कि उसे संघ सरकार या राज्य सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या किसी भी स्थानीय या सार्वजनिक प्राधिकरण, लोकल या पब्लिक अथॉरिटी में किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, यानी कि वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड नहीं करता हो। ठीक है, आगे देखते हैं आर्टिकल नंबर 59 के बारे में। आर्टिकल नंबर 59 जो है वो बात करता है राष्ट्रपति के कार्यालय की शर्तों के बारे में। कैसी कार्यालय की शर्तों के बारे में? जैसे कि अगर कोई राष्ट्रपति चुन लिया गया है तो उसके लिए क्या शर्तें उस पर लागू होंगी। ठीक है, तो मान लीजिए कि अगर कोई सदस्य जो है वो राष्ट्रपति चुन लिया जाता है और चुने जाने से पहले वो मान लीजिए किसी संसद के किसी सदन का, लोकसभा या राज्यसभा का, किसी विधानसभा का या विधान परिषद का अगर वो सदस्य है तो जिस दिन से वो अपना पद ग्रहण कर लेगा राष्ट्रपति का, उस दिन से उसका वो पद जो है वो खाली हो जाएगा। वो एक साथ राष्ट्रपति के पद पर और बाकी किसी अन्य पद पर, सांसद के पद पर या विधायक के पद पर वो नहीं रह सकता है। ठीक है, इसके अलावा राष्ट्रपति जो है वो कोई भी लाभ का पद, ऑफिस या प्रॉफिट धारण नहीं करेगा। ठीक है, इसके अलावा उसे क्या मिलेगा? बिना किराए के रहने के लिए एक बहुत ही बड़ा सा एक घर मिलेगा जिसे हम लोग राष्ट्रपति भवन कहते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला जो है वो उसे कुछ उपलब्धियां मिलेंगी। ठीक है, कुछ एडवांटेजेस मिलेंगे, कुछ भत्ते मिलेंगे, कुछ एरियर्स अलाउंसेस मिलेंगे उसको। ठीक है, कुछ विशेषाधिकार मिलेंगे, कुछ प्रिविलेजेस मिलेंगे। ठीक है, और उसका वो पूरी तरह से हकदार होगा, लेकिन ये जो जो भी कुछ दिया जाएगा वो उसे देने के लिए संसद विधि बना करके देगी। ठीक है, इसके अलावा यदि कोई राष्ट्रपति चुन लिया गया और जो उसको भत्ते मिल रहे हैं, जो भी अलाउंसेस मिल रहे हैं, जो घर मिल रहा है, ठीक है, जो भी विशेषाधिकार मिल रहे हैं, तो एक बार अगर चुन लिया गया है तो चुन लिए जाने के बाद इनमें कटौती नहीं की जा सकती है। ठीक है, जो मिल रहा है वो मिलता रहेगा जब तक कि वो राष्ट्रपति है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला आर्टिकल राष्ट्रपति की शपथ के बारे में बात करता है। अगला जो आर्टिकल है वो आर्टिकल नंबर 60 है। तो राष्ट्रपति जो है अपना पदभार ग्रहण करने से पहले शपथ लेता है। कौन शपथ दिलाता है? भारत का जो उच्चतम न्यायालय है, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, उसका चीफ जस्टिस जो है, यानी कि भारत का जो चीफ जस्टिस है वो शपथ दिलाएगा देश के राष्ट्रपति को। अब अगर इनकेस अगर कोई ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाती है कि देश का जो उच्चतम न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, वो भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाने में समर्थ नहीं है या नहीं आ पा रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट का जो सीनियर मोस्ट जज होगा, जो सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा, वो राष्ट्रपति को शपथ दिलवाएगा। ठीक है, तो अब ये भी देखते हैं कि जब राष्ट्रपति शपथ लेता है तो वो किस किस चीज की शपथ लेता है। वो शपथ लेता है कि राष्ट्रपति के पद का ईमानदारी पूर्वक पालन करने की शपथ लेता है। दूसरा शपथ क्या लेता है कि वो संविधान का और विधि का, ठीक है, क्या करेंगे? संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण एवं प्रतिरक्षण करेंगे। ये 3 शब्द जो है वो याद रखिएगा। क्या क्या है? परिरक्षण है, ये देखिए, परिरक्षण है, संरक्षण है और प्रतिरक्षण है, यानी कि प्रिजर्व करेगा, प्रोटेक्ट करेगा और डिफेंड करेगा। ठीक है, और तीसरी जो है
वो जनता की, भारत के जनता की सेवा में और उसके कल्याण में वो निरत रहेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे जो है आर्टिकल नंबर 61 के बारे में हम पढ़ लेते हैं। हमने राष्ट्रपति को बना लिया, उसका चुनाव करा लिया। अब अगर राष्ट्रपति चुने जाने के बाद कोई ऐसा गलत काम करता है कि उसे राष्ट्रपति के पद से हटाया जाए, तो उसको हमें हटाने की जो प्रक्रिया है उसके बारे में भी अध्ययन करना जरूरी है। तो हमारे देश में राष्ट्रपति को जो हटाने की प्रक्रिया है उसे महाभियोग की प्रक्रिया बोलते हैं, इम्पीचमेंट प्रोसेस बोलते हैं। उसके लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है वो है महाभियोग का शब्द है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, ये कैसे महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है। तो इसमें क्या होता है कि महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ की जा सकती है, यानी कि लोकसभा में भी प्रारंभ की जा सकती है या राज्यसभा में भी प्रारंभ की जा सकती है। कैसे शुरुआत होगी कि जिस सदन में भी शुरुआत की जानी है उसकी कुल सदस्य संख्या के 1/4 सदस्य एक आरोप पत्र तैयार करें और उस पर साइन करें और उसको प्रस्तुत करें। ठीक है, और इस तरीके से जब वो आरोप पत्र प्रस्तुत करेंगे तो महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाती है। ठीक है, लेकिन वो प्रस्ताव रखते हैं, इससे पहले उन्हें राष्ट्रपति को 14 दिन पहले नोटिस देना होगा। कितने दिन पहले? 14 दिन पहले। और 14 दिन ये कैसे होंगे? वर्किंग डेज होंगे, कार्य दिवस होंगे। अगर इनमें छुट्टी पड़ गई कोई तो वो काउंट नहीं होंगे। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो नोटिस दिया जाएगा कि भाई राष्ट्रपति जी, हम आपके खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू करने जा रहे हैं, आज की डेट से हम आपको नोटिस दे रहे हैं और 14 दिन के बाद, कम से कम 14 दिन के बाद ये हम रख देंगे संसद के किसी भी पटल पर। ठीक है, तो अब मान लीजिए कि नोटिस दे दिया, प्रस्ताव भी रख दिया गया है। इसके बाद क्या हो गया कि जिस सदन में रखा गया है उस सदन में इस प्रस्ताव पर वोटिंग होगी। ठीक है, और वोटिंग में क्या है कि इस प्रस्ताव को जितने भी लोग सदन के हैं, जितनी भी टोटल सदस्य संख्या है उसके 2/3 2/3 सदस्य, यानी कि टोटल का कितना 2/3 जो है, टोटल का जो 2/3 है वो वोट करें इसके फेवर में। अगर 2/3 लोग वोट करते हैं, कहते हैं कि हम इस प्रस्ताव से सहमत हैं, तो क्या किया जाएगा, अगला जो सदन बचा हुआ है, अगर लोकसभा में पहले किया गया तो राज्यसभा में, अगर राज्यसभा में महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की गई है तो अगले सदन में भेज दी जाएगी। ठीक है, तो अगले सदन में जब ये पहुंचेगा तो वो क्या करेगा कि एक समिति बनाएगा। ठीक है, या तो खुद जांच करेगा या समिति बनाएगा। तो जांच करने पे क्या है कि अगर जांच कर रहा है तो राष्ट्रपति को उस जांच में अपने वकील के साथ या अकेले खुद भी उपलब्ध रहने का अधिकार दिया गया है। वो अपनी पैरवी उस समिति के सामने कर सकता है। ठीक है, और यदि समिति ऐसा पाती है कि महाभियोग जो शुरू किया गया है उसमें जो आरोप लगाए गए हैं राष्ट्रपति के ऊपर, अगर वो बेबुनियाद है, अगर समिति ऐसा पाती है तो महाभियोग की प्रक्रिया जो है वो वहीं समाप्त हो जाती है। लेकिन अगर ये जो समिति बनी है ये ऐसा पाती है कि जो महाभियोग के जो चार्ज लगाए गए हैं, जो आरोप लगाए गए राष्ट्रपति के ऊपर, वो सही है, अगर वो सही है तो उस पर वोटिंग होगी। और अगर वोटिंग में 2/3 सदस्य, कुल सदस्यों का 2/3 सदस्य, अगले भी सदन में क्या है, टोटल का 2/3, टोटल का जो है वो 2/3 जो अगर सदस्य वोट दे देते हैं इसके अपोजिशन में, मतलब अगर प्रस्ताव पास कर देते हैं तो महाभियोग की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। और जिस दिन ये प्रस्ताव पारित किया जाता है उस दिन से राष्ट्रपति अपने पद से हटा हुआ माना जाता है। ठीक है, और जिस दिन से मान लीजिए राष्ट्रपति चुना गया और कुछ दिनों के बाद उस पर महाभियोग लग गया, तो जिस दिन महाभियोग लगा है उससे पहले और राष्ट्रपति के चुने जाने तक उसने जो भी काम किया है वो काम वैलिड रहेंगे, अविधिमान्य करार नहीं दिए जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 62 यानी कि आर्टिकल नंबर 62 के बारे में देख लेते हैं। ये बात करता है कि अगर किसी वजह से राष्ट्रपति का जो है वो पद खाली हो जाता है उसके बारे में। तो राष्ट्रपति का जो पद है वो क्या करता है कहता है कि राष्ट्रपति का पद अगर खाली है, माफ कीजिएगा, कि राष्ट्रपति का पद अगर खाली होने वाला है तो उस रिक्त
रिक्ति यानी कि खाली होने से पहले ही चुनाव जो है वो करा लिए जाने चाहिए। ठीक है, तो ये राष्ट्रपति की पद रिक्ति भरने से संबंधित है। अब ये तो हो गया कि मान लीजिए राष्ट्रपति है भी कोई और उसका टेन्योर खत्म हो रहा है, तो टेन्योर खत्म होने से पहले चुनाव करा लीजिए। लेकिन अगर मान लीजिए कुछ ऐसा हो गया जैसे 69 में हुआ था, डॉक्टर जाकिर हुसैन प्रेसिडेंट थे और अपने प्रेसिडेंट रहने के दौरान वो खत्म हो गए, ठीक है, तब क्या होगा, यानी कि आकस्मिकता के कारण अगर कोई रिक्ति हुई है तो ये कहा गया है कि अगर इमरजेंसी में कोई रिक्ति हो गई, मान लीजिए राष्ट्रपति अपना पद छोड़ दिए, नहीं पालन कर पा रहे या उनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है, तो 6 महीने के अंदर चुनाव कराना आवश्यक है। ठीक है, तो जो चुनाव कराए जाएंगे वो 6 महीने के अंदर कराना जरूरी है। आर्टिकल 65 के बारे में बात करते हैं कि अगर राष्ट्रपति का पद मान लीजिए आकस्मिकता के कारण, किसी इमरजेंसी के कारण अगर खाली हो गया है, तो राष्ट्रपति के रूप में कोई ना कोई तो काम करेगा। देश बिना राष्ट्रपति के तो कभी नहीं रह सकता। तो देखिए आर्टिकल 65 क्या कहता है। आर्टिकल 65 कहता है कि अगर किसी वजह से राष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया है तो जो उपराष्ट्रपति है वो नए राष्ट्रपति चुने जाने तक राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे। ठीक है, और कुछ ऐसा हो गया है, मान लीजिए कि राष्ट्रपति हमारे बीमार हैं या मान लीजिए किसी विदेशी दौरे पर गए हैं और अपना काम करने में सक्षम नहीं है, तो भी वो अपना कार्यभार जो है वो उपराष्ट्रपति को सौंप करके जा सकते हैं। ठीक है, और जैसे ही भारत के राष्ट्रपति अपने कार्यालय में वापस आ जाते हैं, जो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम कर रहे थे वो दोबारा से राष्ट्रपति के ऑफिस में चले जाएंगे। ठीक है, अब मान लीजिए कि राष्ट्रपति नहीं है तो उपराष्ट्रपति काम कर रहा और कुछ ऐसा संयोग बन गया कि उपराष्ट्रपति भी नहीं रहे, तब कौन काम करेगा? तो उसके लिए जो है वो राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम बनाया गया है। ठीक है, इसको याद रखिएगा कि अगर राष्ट्रपति भी नहीं है, उपराष्ट्रपति भी नहीं है, तो कौन राष्ट्रपति होगा? इसके बारे में जो चर्चा करता है वो बात करता है राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम 1969। ठीक है तो इस स्थिति में क्या है कि अगर राष्ट्रपति नहीं है, उपराष्ट्रपति भी नहीं है, तो कौन बनेगा देश का राष्ट्रपति? कार्यवाहक तौर पर उस जब तक नया नहीं चुन लिया था, तो देश का जो चीफ जस्टिस है, जो सुप्रीम कोर्ट का, जो देश का जो मुख्य न्यायाधीश है, वो जो है वो राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा। ठीक है, अब अगर मान लीजिए कि सीजेआई भी नहीं है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी नहीं है, भारत का मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है, तो कौन होगा? तो फिर सुप्रीम कोर्ट का उस समय अवेलेबल जो प्रेजेंट वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा, जो सीनियर मोस्ट जज होगा, वो देश के कार्यवाहक एडॉक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूं कि राष्ट्रपति के बारे में थोड़ा बहुत बेसिक समझ आप लोगों को बनी होगी। आगे भी राष्ट्रपति के बारे में जो उसकी शक्तियां हैं या जो और भी कार्य हैं उसके विषय में हम वीडियो लेकर के आएंगे। तब तक आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।